सीएम धामी ने की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम महत्वपूर्ण फैसले। एनएच और स्टेट हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा किया अनिवार्य। नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई 200 ml शराब ट्रेजर पैक की बिक्री पर रोक, कहा इससे पर्यावरण को होगा नुकसान। केदारनाथ में एक दिन में 13,000 तीर्थ यात्री ही कर सकेंगे बाबा के दर्शन, नई व्यवस्था के तहत बना ये प्लान। चार धाम यात्रा की शुरुआत, पंजीकरण 15 लाख पार। इस धाम के लिए भक्तों में सबसे अधिक उत्साह। तापमान बढ़ने के साथ धधकने लगे जंगल, एक ही दिन में 18 स्थानों पर लगी आग। आज प्रदेश भर में करवट लेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का खबर उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। बढ़ते हैं खबरों में। खबर पौड़ी से है, जहां जिला प्रशासन का बड़ा फैसला आया है। 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे बाढ़ प्रभावित गांव के लिए प्रशासन का फैसला। आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल को लेकर प्रशासन का फैसला सामने आया है। 13-15 अप्रैल को बाघ ने 2 ग्रामीणों पर किया था हमला। स्कूल बंद रखने के लिए जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। बाघ प्रभावित गांव में चल रहा नाइट कर्फ्यू। खबर पौड़ी से है, जहां जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे बाघ प्रभावित क्षेत्र के स्कूल। बाघ प्रभावित गांव के लिए प्रशासन का फैसला सामने आया है। आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। 15 अप्रैल को बाघ ने 2 ग्रामीणों पर किया था हमला। रिखड़ी खाल धूमाकोट में ग्रामीणों पर हमला हुआ था। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 3 दिन ओलावृष्टि और धनकर की चेतावनी। उन्नीस, 20 और 21 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। 19, 20 और 21 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर अलर्ट। पिथौरागढ़, गढ़वाल मंडल के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19, 20 और 21 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर अलर्ट। पिथौरागढ़, गढ़वाल मंडल के जिलों के लिए अलर्ट जारी। खबर देहरादून से है, प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और बारिश के आसार है। देहरादून में देर रात से मौसम में आया बदलाव।
खबर देहरादून से है, जहां एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं देहरादून में देर रात से मौसम में बदलाव आया है। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी हुई शुरू। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और बारिश के आसार। देहरादून में देर रात से मौसम में आया है बदलाव। राजधानी देहरादून में सहारनपुर से मिलावटी पनीर धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है। यहाँ उसे होटल, ढाबे एवं रेस्टोरेंट में खपाया जा रहा है। एफडीए ने मंगलवार को 2 डिस्ट्रीब्यूटरों के यहाँ 1.5 कुंटल पनीर पकड़कर नष्ट किया गया। यह अरारोट पाउडर और अन्य केमिकल से बनाया गया था। एफडीए आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर उपायुक्त मुख्यालय जीसी कंडवाल एवं उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में टीम ने प्रेमनगर, सुद्धोवाला, सहसपुर, सेलाकुई और विकास नगर में छापेमारी की। प्रेमनगर में पनीर का एक सैंपल गाड़ी से लिया गया। सुद्धोवाला में डिस्ट्रीब्यूटर के यहां पनीर का सैंपल लिया गया। सेलाकुई में खुला पनीर पकड़ा गया, जो संदिग्ध प्रतीत हुआ। पूछने पर बताया गया यह पनीर सहारनपुर के रामपुर मनिहारन से सप्लाई हुआ है। यहां पर 1 कुंटल पनीर नष्ट कराया गया। रास्ते में यह सब पनीर को लाया जाता है। सहसपुर में करीब 50 किलो पनीर को एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहां पर नष्ट कराया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड को इलेक्ट्रिक बस के रूप में बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक बसें देने और उनको पूरा बजट खुद वहन करने के आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों को जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। रामदास ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार को गडकरी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों और परिवहन सचिवों की बैठक में रामदास ने यह फैसला उठाया था। उत्तराखंड सरकार ने 5 प्रमुख शहरों में 200 ई बसें चलाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी मांगी गई है। बैठक में रामदास ने उत्तराखंड में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी। अलग अलग सुझाव दिए और मैंने भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सुझाव दिया कि हमारे वहां लगभग 20 आरटीओ क्षेत्र हैं, जिसमें 6 क्षेत्रों में जैसे देहरादून और रुद्रपुर में हमने लाइसेंस की कार्रवाई करी और देहरादून में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन से अभी प्रारंभ नहीं हो पाया और रुद्रपुर में काम शुरू हो गया है। ऋषिकेश और कोटद्वार में भी हम निजी क्षेत्र में हम फिटनेस सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसमें लाइसेंस की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और हरिद्वार और हल्द्वानी में भी लाइसेंस की कार्रवाई गतिमान है।
खबर पौड़ी से है, जहां चौबट्टा खाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत केसरपुर के पास वन क्षेत्र में शरारती तत्वों द्वारा वन संपदा पर आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। जंगल की आग आवासीय बस्ती की ओर पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने आग को एक गौशाला के पास पहुंचने की संभावना को देखते हुए आग बुझाने को लेकर प्रयास किया। वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर उप जिलाधिकारी संदीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड केंद्र पौड़ी को भी सूचित किया गया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य का गठन पहाड़ के विकास के लिए हुआ। हालांकि राज्य के गठन के बाद से नेताओं के लिए पहाड़ का विकास कोई खास मायने नहीं रखा। आलम यह है कि पहाड़ के पहाड़ आज खाली हो गए। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच पहाड़ का युवा रोजगार की तलाश में पहाड़ पर रुकने को राजी नहीं है। उत्तराखंड बनने के पिछले 22 वर्षों में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत को तो पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि समृद्धि के मामले में राज्य का पर्वतीय क्षेत्र मैदान से पिछड़ गया है। औद्योगिक नगरी बन चुके हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे, जबकि पहाड़ पीछे है। हाल ही में अर्थ और संख्या निदेशालय ने साल 2021-22 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें इसका खुलासा हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नौ नवंबर सन 2000 ये वो तारीख है जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य की मांग इसलिए की गई थी ताकि पहाड़ का विकास हो सके, पहाड़ वासियों की आय बढ़े, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम आए। लेकिन राज्य गठन के बाद हुआ इसका ठीक उल्टा, जहां पहाड़ों में आज ना तो जवानी है और ना ही पहाड़ का पानी ही पहाड़ के काम आ रहा। इस बात की पुष्टि अर्थ एवं संख्या निदेशालय के वर्ष 2021 और 22 की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े कर रहे हैं, जिसमें इसका खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट में वर्ष 2022 और 23 की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपए वार्षिक होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही पिछले एक दशक में पहाड़ की तुलना में मैदानी जिलों में समृद्धि का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हरिद्वार जिले की सबसे अधिक 3,62,688 रुपए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है, जबकि पर्वतीय जिलों में चमोली की सबसे अधिक 1,27,330 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जबकि रुद्रप्रयाग जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 93,160 रुपए वार्षिक है। वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय सब जगह बढ़ी है। जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर उद्योग का विषय था, अभी मुख्यमंत्री जी एक समिट करने वाले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पहाड़ों पर उद्योग लगाने वाले जो उद्यमी हैं उनको आमंत्रित किया गया। भविष्य के अंदर वो नया चमत्कार दिखा देगा। अभी रेलवे का प्रोजेक्ट जा रहा है, तो ये जो समस्याएं हैं भविष्य दूर होंगी। कैपिटा इनकम को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वो पर कैपिटा इनकम पूरे प्रदेश की नहीं है, सिर्फ मैदानी जिलों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और पहाड़ी जिले पिछड़ते चले जा रहे हैं। सबसे निम्न स्तर पर रुद्रप्रयाग जिला आया है। पर्वतीय अंचल, हमारा जो राज्य है वो पहाड़ी राज्य है। ऐसे में पर्वतीय अंचल ही यदि आपके विकास से अछूते रह जा रहे हैं, एक जो विकास है वो वर्टिकल
हो रहा है हॉरिजॉन्टल होने के बजाय, यानी कि समावेशी विकास होना चाहिए। सारे जिलों में एक समान, थोड़ा बहुत अंतर चलता है लेकिन कमोबेश एक समान प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं है कि क्लास में सबसे अव्वल आने वाले बच्चे को आप सामने रखकर कह दें कि पूरे स्कूल का मजमून ऐसा ही है, तो ये तो कहीं से कहीं तक औचित्यपूर्ण नहीं है। जितने भी इन्वेस्टिंग के जितने भी साधन है सारे के सारे मैदानों में शिफ्ट हो गए और सरकार की कोई क्लियर कट सोच ही नहीं रही। जितनी इंडस्ट्रीज हैं हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में लगी हुई हैं, चलो हमने मान लिया कि ये ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में जो है आपने मैदानी क्षेत्रों में ये लगा, लेकिन जो जीरो ट्रांसपोर्टेशन वाली यूनिट्स हैं, जैसे कि आप वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ खोल सकते थे, बोर्डिंग स्कूल्स खोल सकते थे, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने वहाँ पर ना तो कोई पॉलिसीज़ बनाई और ना ही वहाँ पर लोगों को जो है कोई प्रोत्साहन दिया इस मामले को लेकर। इसके कारण क्या हो गया कि पहाड़ सारे खाली होते चले गए, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट मैदानों में होता चला गया और जो पहाड़ों में मूलभूत सुविधाएं थी वो भी खत्म हो गई। तो आप लगा लीजिए कि जब मैदानों में सारी इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्रीज जो होने वाली इनकम है, जितने भी सेंट्रल ऑफिसेज हैं सारे देहरादून में हैं, तो मैदानों में बट नेचुरल है कि जो प्रति व्यक्ति आय के रूप में वो कहीं ना कहीं दिखेगा। लेकिन जब मैदानों की अपेक्षा जो पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और वहाँ पे आय के भी कोई साधन नहीं है, इनकम की कोई साधन नहीं है, तो उससे लगेगा ही कि भाई पहाड़ में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। आपको बता दें कि पहाड़ों में आय के संसाधन ना होने के चलते लोग रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का काफी दबाव बढ़ गया है। पहाड़ और मैदान में असंतुलन के चलते व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं। आलम यह है कि देहरादून जिला प्रशासन को अवैध रेहड़ी ठेला को हटाने के लिए 5 अलग अलग टीमों का गठन करना पड़ रहा है। सोमवार को देहरादून में सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की 5 टीमों ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की। करीब 75 इलाकों से अतिक्रमण, अवैध रेहड़ी ठेला हटाए गए। जेसीबी से अस्थायी निर्माण भी ध्वस्त किया गया। स्पेशली जो जंक्शंस हैं हमारे, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है उसके अंदर इश्यूज आते हैं, तो उसके क्रम में जो नगर निगम है और ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारे प्रशासन की टीम है वो गई है आज अतिक्रमण हटाने। 5 टीमें बनाई गई हैं और वो 5 टीमें जो हैं जहाँ जहाँ अतिक्रमण की अदरवाइज भी हमारे पास सूचना आ रही है, स्पेशली फुटपाथ और जंक्शंस और मेन रोड जो हैं जहाँ पे हमें ट्रैफिक का भी इशू आ रहा है, वहाँ पे हम फर्स्ट फेज में कर रहे हैं। कुल मिलाकर पहाड़ की आय घटना निश्चित ही चिंताजनक सवाल है। यदि राज्य गठन के बाद भी पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही, तो फिर राज्य गठन का क्या लाभ? आखिर क्यों पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं? आखिर क्यों मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है? क्या सरकारें सिर्फ पहाड़ के विकास का भरोसा ही देते रहेंगे या फिर धरातल पर पहाड़ के विकास के लिए कोई कार्य भी करेंगे? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। आ रही है 3 शूटरों को लेकर कोर्ट से निकली पुलिस। कॉलविन अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस और पीएसी की एक कंपनी अस्पताल के बाहर तैनात। अस्पताल के बाहर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है एसटीएफ। 3 शूटरों को लेकर कोर्ट से निकली पुलिस। कॉलविन अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस और पीएसी की एक कंपनी अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। अस्पताल के बाहर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है एसटीएफ। तीनों शूटरों को लेकर कोर्ट से निकली पुलिस। कॉलविन अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। अस्पताल के बाहर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है एसटीएफ। कॉलविन अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस और पीएसी की एक कंपनी अस्पताल के बाहर तैनात हुई है।
अतीक और अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को पुलिस ने प्रयागराज कोर्ट में पेश कर दिया है। हत्याकांड की जांच कर रहे एसआईटी ने तीनों का 14 दिन का रिमांड मांगा है। इस पर रिमांड मिल चुकी है। आपको बता दें, तीनों शूटरों की पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है। सीजीएम कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड को मंजूरी दी है। इस बीच प्रयागराज में कॉल्विन अस्पताल के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अस्पताल आने और जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस शूटरों को प्रयागराज कोर्ट से लेकर निकल चुकी है। थोड़ी देर में तीनों को इसी अस्पताल में मेडिकल कराने लाया जा सकता है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। फिलहाल बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। राहुल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, तीनों शूटरों को कोर्ट में पेश किया गया था और उनकी रिमांड भी 14 दिन की दे दी गई है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी आपसे बता दें कि तीनों की फाइल पहले नंबर लगी थी कि प्रतापगढ़ से प्रयागराज लाया गया और लाने के बाद उन्हें 10:15 बजे लमसम कोर्ट में पेश कर दिया गया। पहली फाइल लगी थी, लगने के बाद उनकी जो रिमांड जो पुलिस आती थी रिमांड मंजूरी के लिए, वो मंजूरी हो चुकी है। अब कोर्ट से बाहर जाकर के ये हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल में बताया कि सुरक्षा व्यवस्था 4 चौकन्ने है। सुरक्षा वहाँ पे एसटीएफ क्राइम ब्रांच भी है कि कोई अप्रिय घटना न घटे। कहीं न कहीं अतीक के शूटरों की जो सुरक्षा है उनकी सुरक्षा ही बढ़ाई गई है, क्योंकि ये अभी है कि जब तक शाइस्ता बेगम और गुड्डू मुस्लिम और बमबाज जिसे कहा करते थे, अभी तक वहां तो नहीं लगा है। इससे कहीं न कहीं के प्रशासन के मन में आशंका है कि कोई अप्रिय घटना न घटे। को कॉल्विन अस्पताल लिया जा रहा है, क्या एसटीएफ द्वारा रिक्रिएशन किया जा सकता है घटना का? जी आपसे बता दें कि यहाँ पे अभी फिलहाल जहाँ पे हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में कालोन हॉस्पिटल में जा रहा है उस हॉस्पिटल में सारी सुरक्षा दी गई है। और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की क्योंकि जो घटना घटी थी अतीक के साथ, उसके बाद से सीसीटीवी कैमरा की जो खंगाला जा रहा है कि उसमें क्या हुआ था, कैसे आया, किसके सहारे आया। क्योंकि अभी आपसे बता दें कि यहाँ पर कोर्ट के परिसर के बाद उसके पास मीडिया वालों को भटकने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं वो मीडिया के आड़ में आकर के जो जिस तरह से उसने ये कारनामा किया उससे प्रशासन मीडिया पे भी आशंका कर रही है कि दूर रहे, कोई घटना न घटे। इसी को देखते हुए प्रशासन कालोन हॉस्पिटल गए, वहाँ छावनी बनाई हुई है और वहाँ पे एसटीएफ और क्राइम ब्रांच मौजूद है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं, कैमरे निकाला नहीं दे रही, आसपास जो कैमरे लगे हैं, क्योंकि यूपी 70 की बाइक जो उसे मिली। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।